बहुत आभारी हूँ वाणी प्रकाशन अदिति माहेश्वरी अरुण जी का, अक्कू जी का, कि उन्होंने ये मौका बनाया जिस मौके में हम आपसे संवाद कर सकें और मुझे ये अवसर दिया। सबसे पहले तो इस किताब पर अक्कू जी को बार बार बधाई और वाणी प्रकाशन को भी कि एक बहुत अच्छा काम आपने किया है और जिसके गुणों की चर्चा हमारे दो महत्वपूर्ण वक्ताओं ने किया है, गरिमा जी ने और अभय जी ने, और अपनी सलाह भी दिए हैं। ये ठीक है कि कोई भी किताब जब लिखी जाती है तो अपने भीतर ही दूसरी किताब के सूत्र छोड़ देती है, और जिसको कि एक बहुत बड़े चिंतक हैं हमारे फूको कहते हैं कि कोई भी किताब लिखना एक तरह से दीवार में खिड़की खोलना होता है। आगे आप उससे एक दूसरी दुनिया की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरी किताब लिखते हैं। तो ये किताब एक दूसरी किताब की तरफ ज़रूर जाएगी, ये तो तय ही है, और उसकी विमर्श की शुरुआत भी हो गई है। दूसरी बात है कि इस किताब का जो शीर्षक है, उत्तर उदारवादी दौर के आंदोलन, इसका मतलब ये नहीं है कि उदारवादी दौर ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि कोई भी उत्तर अपना एक्सटेंशन होता है, एक रिफाइंड एक्सटेंशन होता है। तो एक तरह से जिसको हम लॉन्ग 90s कहते हैं कि लॉन्गे डूरे ऑफ 90s, कि 90s ही चल रहा है, 90s ही चल रहा है, 90s ही हमारे पूरे जीवन संस्कृति को रिशेप कर रहा है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि उत्तर उदारवादी दौर में कुछ भी सेक्लूडेड नहीं है। पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसी तरह का भारत में भी हो रहा है। आंदोलनों के ढंग, करने के तरीके, आंदोलनों के जो भी पूरे फॉर्म हैं, प्रोसेसेस है, उनका अगर आप माइन्यूटली अध्ययन करें तो सोशल मीडिया का रोल, मोबाइल का रोल, मोबिलाइजेशन के प्रोसेस, इश्यूज, डिमांड्स, लगभग आसपास आपको भारत में, चूँकि अब ये विकसित भारत नहीं हुआ है, विकसित भारत होने की प्रक्रिया में है, तो यहाँ पर मुद्दे थोड़े अलग होंगे, लेकिन फॉर्म प्रोसेस पूरी दुनिया में एक तरह से हैं। क्योंकि उदारवादी दौर ने, यानी उदारवादी दौर ने आपको एक जैसा बना दिया, इकोनॉमी, सत्ता का ढंग, शासन का ढंग, और जब ये एक तरह का हो गया है तो इसका प्रोटेस्ट भी उसी एक ही तरह का होगा। जब गवर्नेंस, कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एक तरह के होंगे तो उसका प्रतिरोध का ढंग भी एक ही तरह का होगा। अब सवाल है कि ये जो प्रतिरोध का ढंग है जो उदारवादी दौर में शुरू हुआ, इसकी अपनी क्या खूबियाँ और खामियाँ हैं, इस पर लगातार चर्चा हुई। दो बातें की जाती है कि एक तो कहा जाता है, जैसा कि अक्कू जी ने भी कहा, कि आंदोलन होते रहना चाहिए। आंदोलन एक जिंदा समाज का उदाहरण है। लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें। एक है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा समाज हो जिसमें आंदोलन ही ना हो। आंदोलन से मुक्त एक बहुत समरस, एक इक्वल सोसाइटी भी क्या बन सकती है क्या? मुझे लगता है कि बन सकती है तब जब राज्य ना हो, और राज्य जब भी होगा तो प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि राज्य से डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल खड़ा होगा, प्रतिरोध। और जब डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल खड़ा होगा, आपने ये नहीं दिया, आपने ये दिया तो ऐसे नहीं दिया, वैसे नहीं दिया, तो प्रोटेस्ट आएगा। तो राज्य मुक्त समाज संभव है क्या? और जहाँ नहीं संभव है वहाँ अमेरिका जैसे एफ्लुएंट सोसाइटी में भी प्रोटेस्ट होते हैं, डिसेंट होते हैं, वेस्ट में भी डिसेंट होते हैं, उनके रूप अलग अलग हैं, फॉर्म अलग अलग हैं। इसका मतलब कि राज्य है तो डिसेंट है, राज्य है तो प्रोटेस्ट है, और राज्य के बिना समाज अगर हो जाए तो एक इक्वल, जो कि मार्क्स की भी अवधारणा की परिकल्पना थी कि ये स्टेटलेस सोसाइटी, तो वो क्या संभव है? क्या एक यूटोपिया को भी क्या प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? एक तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि ये जो उत्तर उदारवादी दौर के, उत्तर उदारवादी जो शब्द है वो बड़ी समस्या खड़ी करता है, क्योंकि वो कहने में भी एक समस्या है और कॉन्सेप्चुअली भी एक एक्सटेंशन है उदारवाद का, लगातार चल रहा है। मैं एक में जरा सा, हम लोगों ने हेडलाइन तक में किताब में गड़बड़ करने जा रहे थे, फिर अचानक उसका वो हुआ, उत्तर उदारवाद के आंदोलन हो गया था, फिर लगा कि नहीं गड़बड़ हो रही हम लोगों से, तो उदारीकरण के आंदोलन पे फिर हम आए। तो जो अगली बात है कि जो
पूरी दुनिया में जो उदारवादी इकोनॉमी प्रॉन जो गवर्नेंस है, ओरिएंटेड गवर्नेंस है, उसने सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स को जन्म दिया। जन प्रतिरोध के अलग अर्थ पैदा हुए और वो जो पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ उसके बारे में एक बहुत अच्छी एनजीओ मूवमेंट्स आए, एनजीओ आए, भले ही आप कहें वो आंदोलन है या नहीं है, लेकिन अब वही आंदोलन है। अब आप जेपी मूवमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जो आपकी पूरी सोसाइटी की संरचना है, कम्युनिटी की संरचना है, वो रिशेप हो चुकी है। जब वो रिशेप हो चुकी है तो प्रोटेस्ट वो ऐसे ही करेगी जैसी वो बनी है, जिसका कारण उन्होंने बताया कि मध्य वर्ग का एक्सटेंशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। तो अब वो जो है उसके बारे में बहुत अच्छे अध्ययन हुए हैं और हमारे बहुत सारे चिंतक जो बाहर के हैं, अगम्बेन हैं, बहुत सारे हैं जो ये बात कहते हैं कि ये जो एनजीओ मूवमेंट्स हैं, यानी एनजीओ मतलब सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स हैं, इनके पास भविष्य की कोई संकल्पना नहीं है, यानी प्रोटेस्ट विदाउट फ्यूचर। ये ऐसे प्रोटेस्ट हैं जिनके पास कोई विज़न नहीं है भविष्य का। जयप्रकाश मूवमेंट के पास एक विज़न था कि हम इसके बाद कैसा भारत बनाना चाहते हैं, हम संपूर्ण क्रांति के बाद हम कैसा भारत बनाएंगे, एक विज़न था जयप्रकाश जी के पास। उसके बाद क्या किसी आंदोलन के पास ये विज़न है कि अगर किसान आंदोलन चला तो सिर्फ आर्थिक सवालों पर ये मिल जाए वो मिल जाए? क्या ये सवाल उठा कि एक ऐसा स्टेट बने जिसमें किसान डोमिनेंट हो, किसान गवर्नेंस को तय करें? मुझे लगता है कि ये नहीं हुआ और न हो सकता है, क्योंकि अब जो स्वरूप बदल गया है कम्युनिटीज़ का, और वो स्वरूप क्या बदला है? वो ये बदला है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि मध्य वर्ग क्या है? एक बहुत ही स्वार्थ सेल्फ, इस उदारवादी दौर ने बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड मिडिल क्लास, यानी एक लित्राती, एक जो फ्रेंच मिडिल क्लास का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो नागर था, उसकी जगह एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, संवेदनहीन और बहुत ही आत्मतोषी किस्म का मिडिल क्लास पैदा हुआ है, जो कोई भी प्रोटेस्ट लीड नहीं कर सकता। इसलिए मेरा मानना है, मैंने कई जगह लिखा है, इस बात लिख के भी कहा है कई अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में भी मैंने एक लेख लिखा था कि प्रोटेस्ट की संभावना कम होती जा रही है, प्रोटेस्ट के तत्व मरते जा रहे हैं आदमी के भीतर, जिसके आधार पे आप प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट की एजेंसी कमज़ोर होती जा रही है, और प्रोटेस्ट जो है भी वो निगोशिएशन के लिए है, निगोशिएशन फॉर एकोमोडेशन। कोई भी समाज, यानी जो ये उदारवाद ने एक ऐसा कंडीशन बनाया है कि आप लंबे समय तक विद्रोह नहीं कर सकते। जो 2-4 दिन किया आपने, 5 दिन किया, कुछ मिल गया, कुछ ले दिया, कुछ दे दिया, उसके बाद आप, क्योंकि आप कर नहीं सकते। तो अब उस तरह के लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशंस थ्रू सोशल मूवमेंट शब्द, देखिए बहुत सारे कन्फ्यूजन है, मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, ये बहुत सारे शब्दों का घालमेल है, लेकिन सीधे सीधे अगर देखें तो मूवमेंट के, किसी भी मूवमेंट से अब बड़े परिवर्तन की कामना आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या परिवर्तन नहीं होगा? समाज क्या ऐसे ही चलेगा? नहीं, ये तो बड़ा निराशावादी स्टेटमेंट है जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कैसे होगा? जिसको कि काशीराम जी कहते थे, काशीराम जी से किसी ने कहा कि भाई बिहार में क्यों नहीं आप हस्तक्षेप करते हैं, बिहार में सोशल इतना दलितों पर दमन होता है। उनने कहा बिहार में मैं नहीं कर सकता, वहाँ पर तो गोली बंदूक की भाषा चलती है, और दलित को स्टेट के साथ रहना है, दलित कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट के साथ रह के ही अपने को एम्पावर करेगा। तो जो परिवर्तन होगा वो स्टेट के साथ थोड़ा लेके, थोड़ा दे के, थोड़ा गा के, थोड़ा रोक के, उसी के डोमेन में आपको रहना है। अब वो जेपी मूवमेंट की तरह जो दूसरे मूवमेंट की परिकल्पना, मुझे तो लगता है कि मुश्किल है, और इसलिए प्रोटेस्ट के फॉर्म बदलने, यानी एजेंसी चेंज हो रही है भीतर, तो प्रोटेस्ट के फॉर्म बदल रहे हैं। प्रोटेस्ट के फॉर्म बदल रहे हैं तो पुराने लोग कह रहे हैं तो प्रोटेस्ट है ही नहीं। भाई हमने जो प्रोटेस्ट जेपी के समय देखा था, मैंने भी देखा था, मैं तो छोटा बच्चा था, आप समझिए 7वीं क्लास में पढ़ता था मैं छपरा के एक स्कूल में, और मैं पहलेजा घाट वो जो पानी के जहाज़ से चल के आता था, और वो जयप्रकाश का बिगुल बजा है, बाज उठी तरुणाई है, तुम्हें जवानों तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है, वो जो गांधी मैदान में बड़ी हुजूम के बीच गाए जाते थे, एकदम रोए खड़े हो जाते थे, हम लोग बच्चे थे और सुनने आते थे, उसको देखने आते थे। वो अब नहीं रह गया है। वो सोशल मीडिया पर देख लेंगे भाई, यूट्यूब पर देख लेंगे, काहे के लिए जाएंगे, सारा कुछ तो अब यूट्यूब पे मौजूद है। तो अब
आप बहुत अपने घेरे में, उस घेरे का एक बहुत बड़ा वॉल है, प्रोटेस्ट विद इन वॉल, एंड वॉल क्या है, ये आपको अपने भीतर घेरे हुए है। सारा प्रोटेस्ट आपका इसमें चलेगा। और न केवल ये जनता पर दोष मत दीजिए, ये नेताओं का भी है। कोई भी नेता मास मूवमेंट नहीं खड़ा करना चाहता है, भले ही भारत जोड़ो यात्रा कर ले, भले ही कुछ और कर ले, क्योंकि नहीं करना, इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि सोशल मीडिया पर हमने प्रोटेस्ट कर दिया तो हमारी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई। और उसमें अच्छा, जो उसके समझाने वाले भी हैं वो समझाते हैं इसी से आपका वोट भी मिल जाएगा, सारा पोलराइजेशन मोबिलाइजेशन इसी से हो जाएगा। तो आप देखिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी साइबर स्पेस ने आपके सोशल स्पेस के मीनिंग को बदल दिया है। साइबर स्पेस ने आपके सोशल स्पेस को डिस्प्लेस कर दिया है। सोशल स्पेस एक तरह का वर्चुअल स्पेस हो गया है। अब इस वर्चुअल स्पेस में कोई भी मूवमेंट चलेगा तो वर्चुअल चलेगा और वर्चुअल से मोबिलाइज होगा, भले ही लड़ने जाए, भले ही गोलियां खाए, लेकिन उसकी सारी जो तांतें हैं वो जयप्रकाश का नारा नहीं होगा, वो ये तांतें होंगे जो कि ये सोशल मीडिया क्रिएट करेगी। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे मूवमेंट्स में अब जो उत्तर उदारवादी दौर के आंदोलन हैं, विजन और फ्यूचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे वो ट्राइबल्स को लेके किए जा रहे हों, चाहे वो ज़मीन को लेकर के किए जा रहे हों, वो बहुत फौरी इमीडिएसी से ग्रसित आंदोलन है। इमीडिएसी से आगे सोचने का उसके पास विज़न नहीं है। और मुझे लगता है कि ये, और वो उसका दोष नहीं है, ये उदारवादी दौर ने आपको ये जो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग दी है, आपके भीतर जो चाहतें पैदा की है, जो आकांक्षाएं पैदा की है, जो एस्पिरेशनल इंडिया जो हम लोग कहते हैं, तो एक ऐसा एस्पिरेशनल इंडिया बना है जिसमें प्रोटेस्ट संभव नहीं है ज़्यादा। उसमें आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ लेना है, कुछ प्राप्त करना है, स्काई आपको उड़ना है, पंख चाहिए, पंख आपको मीडिया दे रही है, सूचनाएं दे रही है, सोशल मीडिया दे रहा है, पंख आपके पास लग गए, आप उसी में अब आप उड़ते हैं, कई बार गिरते हैं। जो मार्क्स कहते थे ना कि वो कुएं में जितना नीचे जाता है, ऊपर आना चाहता है, उतना ही नीचे चला जाता है, पाँव मारता है हम ऊपर आएंगे, सपने में जब आदमी सपना देखता है और कुएं में गिर जाता है तो वो निकलने की कोशिश करता है, वो बार बार नीचे आता जाता है। तो वो सब आपका होगा आकांक्षाओं, लेकिन आकांक्षाएं आपको अब नियंत्रित करेंगी, आप अपने को खुद ही नियंत्रित करेंगे, आपकी अपनी आकांक्षाएं नियंत्रित करेंगी। तो मूवमेंट्स का कैरेक्टर्स बदला है। और स्टेट अब इसमें क्या है, जो अभी अभय जी ने कहा कि स्टेट भी वो नहीं रह गया है जो स्टेट पहले था। स्टेट के कैरेक्टर में भी लगातार उदारवादी जो डीलिंग्स हैं, वो क्या स्टेट को नहीं बदलेगा? क्या वो स्टेट वही रहेगा जो इंदिरा गांधी के तो समय में स्टेट था? स्टेट का नेचर होता है, कुर्सी या गवर्नेंस एक तरह से काम करती है, लेकिन जब आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट बदलता है, कंडीशन बदलता है, तो वो आपको भी बदलती जाती है। आपको क्या बदलती है? देते जाइए, पैटर्न, आप ये दे दीजिए, आप वो दे दीजिए, जो कुछ मांगेगा कहिए ठीक है भाई ले लो, कोई जो कुछ मांगेगा वो हमें पुरानी पेंशन चाहिए ले लो, हमें ये चाहिए ले लो, लेकिन उससे आपका उसमें भी विज़न नहीं है, उसमें भी फ्यूचर नहीं है। यानी ये स्टेट भी नौ उदारवादी, ये जो लिबरल कंडीशन में स्टेट भी कि आज जो बीजेपी गवर्नमेंट अभी है वो किसकी पैदाइश है? वो उसका बैकग्राउंड वो पीवी नरसिम्हा राव की पैदाइश है, यानी उदारवादी दौर की पैदाइश है। अगर उदारवाद नहीं आया होता, लिबरल कंडीशन नहीं खड़ा हुआ होता, तो बीजेपी सरकार नहीं आई होती, और बीजेपी से कोई और सरकार आई होती, सरकार ही तो रहती। अब ये जो सरकार है और सत्ता को अगर सरकार से आप जोड़े, सत्ता हालांकि सरकार से अलग तरह से काम करती है, सत्ता का एक इटर्नल कैरेक्टर होता है, लॉन्ग टर्म कैरेक्टर होता है। तो इस सरकार को भी जनता को रिस्पॉन्ड करना है, तो आपको बेनिफिशियरीज आपको ये देना, सोशल पॉलिसी, सोशल प्रोग्राम्स। अब सोशल प्रोग्राम्स जाएगा, अन्न जिसका खाते हैं वैसा ही हो जाता है। वो गांव में कहते हैं ना कि जैसा अन्न खाइएगा वैसे ही आपका रक्त हो जाएगा। तो आप अन्न खाइएगा तो सत्ता का, सरकार का, स्टेट का, तो आपका रक्त भी वैसा होगा। तो अब आज जो दलितों से कामना है कि दलित क्यों नहीं रेडिकल होना चाहिए, उनको अम्बेडकर की तरह जैसे वो होना चाहिए, रेडिकल दलित, सेकुलर दलित का जो कॉन्सेप्ट है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि उनकी अपनी ऑटोनॉमी ऑफ कॉन्शसनेस नहीं होगी। और ऑटोनॉमी ऑफ कॉन्शसनेस तब तक नहीं होगी जब तक आप स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे तो नहीं होगी। लेकिन कांशीराम जी पहले ही कह गए, और उसके पहले अम्बेडकर कह गए हैं कि भाई स्टेट से अलग नहीं होना है, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो अब आप क्यों किसी बड़े प्रोटेस्ट की, बड़े रिवोल्यूशन की कामना करते हैं आप इस जनता को लेकर के?
यानी जो हमारे मार्क्सवादी दोस्त, जो हमारे रेडिकल फ्रेंड सोचते हैं कि रिवोल्यूशन कर दें इस दलित जनता को लेकर के, अपने भले ही न लड़ें, उनको लड़ने के लिए भेज दें, वो मिस करते हैं कि वो जनता अब वो नहीं रह गई है कि वो आपके लिए बंदूक उठा करके और लड़ेगी। उसको भी समझदारी, उसको भी चाहत है, उसमें भी वो सारे लालच, लोभ, ग्रीड जो आप में है वो भी उसमें आ गए हैं। तो अब ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशंस है वो हमें समझना होगा। खैर यहाँ वक्त ज़्यादा नहीं है, इन सब मुद्दों पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस ये बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि इस किताब की एक खूबी है जिसकी तरफ गरिमा जी ने इशारा किया था कि पठनीयता है इस किताब में। एक तो दस्तावेजीकरण है और दूसरी पठनीयता है। मेरी कामना है कि ये और मैं अदिति को कल हम लोग बात भी कर रहे थे कि किताबें हम ऐसी बनाएं कि लोग सुन सकें, यानी पढ़ें और सुन सकें, इतनी सहज हो। इसके लिए माध्यम क्या होंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार अकबर से मिलने स्वामी हरिदास गए, मैं कई बार ये सुनाता हूँ कई जगह। तो अकबर ने कहा उनसे कि मैंने आपकी किताब, उन्होंने कहा मैं स्वामी हरिदास हूँ, उन्होंने कहा मैंने आपकी किताब सुन रखी है। तो जो किताब सुन रखी है जैसी स्थिति बने और ये किताब ऐसी हो जाए कि एक कथा में बदल जाए, जैसा कि गरिमा जी कह रही थी कि इससे कथा के सूत्र यानी कथा में बदल जाए, क्योंकि ये सारे आंदोलन कथा हैं, एक तरह की समाज कथा हैं, और उस समाज कथा कहने की ज़रूरत है। कहने के फॉर्म क्या होंगे, कंटेंट क्या होंगे, ये हमें इवॉल्व करना होगा। तो एक नई तरह की राइटिंग की ज़रूरत है, खास करके सोशल प्रोसेसेस को, सोशल मूवमेंट को कहने के लिए। नहीं तो फिर वो EPW के आर्टिकल की तरह होके रह जाएगी, या कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी के रिसर्च आर्टिकल की तरह होके रह जाएगी। और हिंदी को ऐसी किताबों की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी का पाठक चाहता है कि वो परिवर्तनों को समझे, प्रोसेसेस को समझे, लेकिन बहुत बोझिल ना हो। मतलब वो थोड़ा आरामदायक रीडिंग भी चाहता है। तो कंफर्टेबल रीडिंग कैसे बनाएं, इसमें मुझे लगता है कि ये किताब को मदद करेगी और इसको हम और ज़्यादा कहन को बदल सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।